तो मैं आपको आज इस वीडियो में सिंटैक्स, जिसे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज भी कहते हैं, पढ़ाने चल रहा हूँ। अर्थात किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को करेक्ट करना, सही सही लिखना, ये बताने चल रहा हूँ। सिंटैक्स की परिभाषा है, ऊपर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस is called syntax. The correct arrangement of words in a sentence is called syntax. The correct arrangement of words in a sentence is called syntax. अर्थात किसी भी वाक्य में शब्दों का सही सही उचित प्रयोग करना ही सिंटैक्स कहलाता है। कोई भी वाक्य शब्दों से बनता है और उन शब्दों का सही सही प्रयोग किया जाए तो वही सिंटैक्स कहलाता है। सही सही प्रयोग करना। अगर उसका गलत प्रयोग हो जाएगा तो सेंटेंस का स्वरूप बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए शरीर है, बॉडी है, और इस बॉडी में तमाम अंग हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, ये सब अंग हैं। तो ये बॉडी रूपी जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, इसके ये सभी शब्द हैं। अब अगर इनका सही ढंग से प्रयोग न किया जाए, यानी मुंह आगे है तो नाक और कान को पीछे कर दिया जाए, नाक और आंख को पीछे कर दिया जाए, तो क्या होगा? बॉडी का स्वरूप बिगड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम सही सही शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में नहीं करते हैं तो क्या होगा? वाक्य का भी स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए शब्दों का सही सही वाक्य में उचित प्रयोग करना ही सिंटैक्स कहलाता है। परिभाषा क्लियर हो गई होगी, ऊपर लिखा हुआ है। अब वाक्य जो है शब्दों से बनता है और इन शब्दों के जो है अलग अलग नाम हैं। जैसे कोई भी वाक्य, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा। एक स्पीच के पार्ट, तो स्पीच के कुल पार्ट कितने होते हैं? 8 + 1 9 होते हैं। कौन कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। इन्हीं 9 शब्दों से मिल करके कोई भी वाक्य बनता है। एक वाक्य में इन्हीं 9 में से 9 शब्दों में से कोई न कोई कुछ होते हैं। ऐसा वाक्य तो बहुत कम मिलेगा जिसमें 9 एक साथ मिल जाए। किसी में 5 रहेंगे, किसी में 6 रहेंगे, किसी में 4 रहेंगे, इस तरह से। लेकिन ये सारे शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, इतने से ही मिल के बनते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें राम क्या हो गया? नाउन। इज का क्या हो गया? वर्ब। ए क्या हो गया? आर्टिकल। गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। और बॉय क्या हो गया? नाउन। तो नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल और वर्ब मिलकर के ये वाक्य बन गया। ऐसे ही जितने भी वाक्य होते हैं, सारे वाक्य इन्हीं से मिलकर के बनते हैं। अब इन्हीं का सही प्रयोग कर देना ही सिंटैक्स कहलाता है। वाक्य में इन्हीं का हम सही सही प्रयोग कर दें, सही ढंग से उचित प्रयोग कर दें, तो वही सिंटैक्स कहलाता है। और यदि हम इनका उल्टा प्रयोग कर देंगे तो वाक्य बिगड़ जाएगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय है, तो हम इसको कहें राम गुड
ए बॉय इज, तो वाक्य बिगड़ गया। जब तक सही सही उसका प्रयोग नहीं होगा, क्रम से, जिस क्रम से होना चाहिए उस क्रम से अगर नहीं रखा जाएगा, तब तक जो है वाक्य का रूप नहीं बनेगा। तो इसलिए इसी का सही सही प्रयोग करना सिंटैक्स कहलाता है। अब इन्हीं जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंजंक्शन 7 और आर्टिकल 8, इन 8 का सही सही प्रयोग कर दिया जाए। इनके बारे में हम जान लें कि कैसे इनका सही सही प्रयोग होता है। सही ढंग से नाउन का प्रयोग करना, सही ढंग से प्रोनाउन का प्रयोग करना, सही ढंग से एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का सही प्रयोग करना, आर्टिकल का प्रयोग करना। तो अगर हम इसे जान लें तो हम बिल्कुल सही सही जो है फिर हम सिंटैक्स को जान लेंगे। तो अब क्रमशः हमको एक एक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आर्टिकल के विषय में। आर्टिकल की हिंदी होती है उपपद। आर्टिकल मीन्स उपपद। ऊपर लिखा हुआ है आर्टिकल माने उपपद लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 प्रकार का होता है। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल माने अनिश्चित उपपद। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। क्यों इसे इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है? तो इनडेफिनिट माने अनिश्चित होता है। ए और एन का प्रयोग अनिश्चित प्रोनाउन के साथ होता है। इसका प्रयोग, पहली बात तो यह है कि ए और एन का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले होता है। नाउन यानी संज्ञा 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल माने जिसे हम गिन लें वो काउंटेबल है, और अनकाउंटेबल माने जिसे हम गिन न सकें। तो ए और एन का प्रयोग गिने जाने योग्य संज्ञाओं के पहले होता है और अनिश्चित संज्ञा के पहले होता है। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। तो ए माने क्या है? एनी बुक। आई हैव एनी बुक। आई हैव ए बुक बराबर क्या? आई हैव एनी बुक माने मेरे पास एक किताब है, माने कोई एक किताब है। चाहे हिंदी की हो सकती है, अंग्रेजी की हो सकती है, इतिहास भूगोल की हो सकती है, अर्थशास्त्र की हो सकती है। माने कोई एक ठो किताब है जो निश्चित नहीं है। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। कोई एक लड़का देखा, निश्चित नहीं है कौन सा लड़का वो है। कोई एक लड़का है जिसे मैंने देखा। तो ये क्या है? अनिश्चित है। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। कोई एक छाता है। अब कौन सा छाता है? लेडीज है कि जेंट्स है, छोटा है कि बड़ा है, 8 कमान वाला है कि 16 कमान वाला है कि 5 कमान वाला है, ये कुछ निश्चित नहीं है, एक छाता है। तो इसीलिए इसको इनडेफिनिट, अनिश्चित कहा गया। ए और एन का प्रयोग हमेशा अनिश्चित संज्ञा के पहले होता है। और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में दी, द आता है, THE। हमेशा दी का प्रयोग निश्चित संज्ञा के पहले होता है, जिसके विषय में हम पूर्व से परिचित हों। जैसे कहा जाए कि दिस इज द बुक विच आई परचेज्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली। यह वह किताब है जिसे मैं नई दिल्ली से खरीदा था।
अर्थात मैं सारी किताबों के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, एक विशेष किताब के विषय में बात कर रहा हूँ। कौन सी विशेष किताब? तो जो दिल्ली से खरीदी गई है, दिल्ली से खरीदी हुई जो विशेष किताब है, उसी किताब के विषय में मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास दिस इज द बुक, यह वह किताब है, दिस इज द बुक दैट आई बॉट फ्रॉम न्यू दिल्ली, यह वह किताब है जिसे मैं नई दिल्ली से खरीदा था। द बॉय हु हेल्प्ड मी हैज कम, लड़का तो जिसने मेरी मदद किया था आ गया है। सभी लड़कों की नहीं बात हो रही है, उस लड़के की बात मैं कर रहा हूं जिस लड़के ने मेरी मदद किया था, और वो लड़का आया हुआ है। तो ये निश्चित आर्टिकल के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग। सामान्यतया ए का प्रयोग लोग ये बता देते हैं कि ऐसी संज्ञा जो कॉन्सोनेंट से लिखा गया हो उसके पहले ए का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। ए का प्रयोग ऐसी संज्ञाओं के पहले किया जाता है जिस संज्ञा का उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से हो। उसके लिखने से कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी के चाहे स्वर में लिखा गया हो या व्यंजन में लिखा गया हो, वावेल में लिखा गया हो या कॉन्सोनेंट में लिखा गया हो, इट डज नॉट मैटर। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब उसके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण से है। यदि कोई शब्द, कोई नाउन काउंटेबल है और वह नाउन और उस नाउन का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से होता है, कॉन्सोनेंट से होता है, व्यंजन से होता है, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। और यदि उसका उच्चारण वावेल यानी स्वर से होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। बहुत साफ आप जान लीजिए, क्लियर कट जान लीजिए। चाहे तो ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप लिख भी सकते हैं। लिख लीजिए। ए और एन का प्रयोग में ए का प्रयोग उन संज्ञाओं के पहले होता है जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन से हो, व्यंजन से हो। भले ही वो संज्ञा अंग्रेजी के, इंग्लिश के वावेल आर अथवा कॉन्सोनेंट, स्वर या व्यंजन किसी में भी लिखे गए हों, यानी इंग्लिश में स्वर या व्यंजन किसी में भी लिखा गया हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। यदि उसका उच्चारण व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। और यदि उसका उच्चारण वावेल स्वर से हो रहा है तो उसके पहले ए होगा। भले ही वो शब्द स्वर या व्यंजन किसी में लिखा गया हो, उससे हमारा मतलब नहीं है। उसका उच्चारण होना चाहिए व्यंजन से। व्यंजन से उच्चारण होगा तो उसके पहले ए, और स्वर से उच्चारण होगा तो उसके पहले एन। याद रखिए कि किसी भी संज्ञा का यदि उसका उच्चारण स्वर से होता है तो उसके पहले एन, और यदि उसका उच्चारण व्यंजन से होता है तो उसके पहले ए। यानी अगर कॉन्सोनेंट से उच्चारण होता है तो उसके पहले ए, और यदि वावेल से उच्चारण होता है तो उसके पहले एन। अंग्रेजी में वो शब्द, वो नाउन किसी में भी लिखा गया हो, चाहे व्यंजन में लिखा गया हो, चाहे स्वर में लिखा गया हो, चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, चाहे वावेल से शुरू हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उसका उच्चारण होना चाहिए।
स्वर में होना चाहिए तो एन, और व्यंजन में होगा तो ए। जैसे उदाहरण आप देखिए, ए डॉग, तो ए डॉग, डॉग का उच्चारण किससे हो रहा है? डॉ, टॉ ठॉ डॉ, व्यंजन है तो उसके पहले ए हो गया, ए डॉग। ए हार्स, इसका उच्चारण जो है हॉ, व्यंजन से हो रहा है, इसके पहले ए हो गया। और संयोग से यच, हार्स यच से शुरू हो रहा है तो वो व्यंजन है भी। डॉग में डी भी व्यंजन ही है, लिखा भी गया है व्यंजन में, और उच्चारण भी व्यंजन से हो रहा है। ए बॉय, बॉय ब, ए गर्ल ग, ए बुक ब, ए टेबल, तो ये सब का उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इन सब के पहले ए लगा हुआ है। अब आपको ऐसा भी उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जो लिखा रहेगा स्वर से लेकिन उसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, इसलिए उसके पहले ए लगेगा। जैसे ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू, यू क्या है? स्वर है, वॉवेल है। अंग्रेजी में 4-5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यू स्वर है, वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण किससे हो रहा है? यूनिवर्सिटी, यू यू या से हो रहा है, यह व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे ही कहा जा रहा है कि ए यूरोपियन, यूरोपियन EURO से शुरू होता है स्पेलिंग, EUROPEAN, तो ई स्वर है लेकिन इसका उच्चारण किससे हो रहा है? व्यंजन से, यूरोपियन, यू या, इसलिए ए हो गया। यूनियन, ए यूनियन, यूनियन का उच्चारण भी UNION से होता है, लिखा जाता है। यू क्या है? स्वर है, लेकिन उसका उच्चारण किससे हो रहा है? व्यंजन से, ए यूनियन, तो इसलिए उसके पहले क्या हो गया? ए यूनियन। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा उससे मतलब नहीं है, हमारा उच्चारण से मतलब है, चाहे वो वावेल में लिखा गया हो या कॉन्सोनेंट में लिखा गया हो, इससे मतलब नहीं है। ऐसे ही स्वर से और भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ए वन आइड मैन, वन आइड, ONE, ओ क्या है? वो क्या है? स्वर है, लेकिन उसका उच्चारण किससे हो रहा है? वाह व्यंजन है, इसलिए A लग जाता है, ए वन आइट मैन। ए 1 रूपी नोट, यहां भी वन का उच्चारण स्वर से हो, व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या हो गया? ए। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि उच्चारण से मतलब है, स्वर से उच्चारण होगा तो एन, और व्यंजन से उच्चारण होगा तो ए। एक बात और है कि जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है, तो उसके पूर्व भी आर्टिकल ए का ही प्रयोग होता है। अगर उसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है और अगर उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है तो एन लगेगा। यानी जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा माने प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन के अर्थ में किया जाता है, तो उसके पहले भी ए और एन का ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए ही इज ए साइलाक, वह एक साइलाक है, तो साइलाक माने सूदखोर व्यापारी साइलाक था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपने पढ़ा है, तो ये साइलाक माने सूदखोर व्यापारी, तो हो जाएगा ही इज ए साइलाक।
और साइलाक इसलिए होगा कि साइलाक का उच्चारण व्यंजन से हो रहा है। ऐसे ही कहा जाए ही इज ए गांधी, वह एक गांधी है। तो गांधी माने क्या? गांधी जातिवाचक क्या हो गया? तो गांधी माने जो शांति का पुजारी हो, जो शांत और सरल स्वभाव वाला हो, उसको गांधी कहा जाता है। यानी गांधी का जो नेचर था। तो इसलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा। एक और मैंने बताया आपको कि ए और एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग पर के अर्थ में भी होता है, प्रति, पर। जैसे ही अर्न्स RS 400 और 800 पर मंथ, यानी ए मंथ। तो ए मंथ बराबर क्या? पर मंथ। ही अर्न्स ₹400 ए मंथ। तो ए मंथ का अर्थ क्या है? पर मंथ, प्रत्येक महीने। वह प्रत्येक महीने 800 रुपये कमाता है। तो ही अर्न्स 800 रुपीज ए मंथ। तो ए मंथ बराबर क्या? पर मंथ। ऐसे ही अगर उसका उच्चारण स्वर से होता तो एन का प्रयोग हो जाता। जैसे ही अर्न्स 800 रुपीज ए ईयर, वह साल भर में 800 रुपये कमाता है, प्रत्येक साल में 800 रुपये कमाता है। तो इस प्रकार ए का प्रयोग मैंने बताया। एंड का प्रयोग उन संज्ञाओं के पहले होता है जो काउंटेबल हो और जिनका उच्चारण स्वर से हो। यानी एंड का प्रयोग उन संज्ञाओं के पहले होता है जिनका उच्चारण स्वर से हो, भले ही वह अंग्रेजी के स्वर या व्यंजन किसी में लिखे गए हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। उनका उच्चारण जो है स्वर से होना चाहिए, उनका उच्चारण स्वर से होना चाहिए। वो अंग्रेजी के स्वर या व्यंजन किसमें लिखे गए हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण, एन एलिफेंट। एलिफेंट संयोग से ई से शुरू हो रहा है, ये भी स्वर है, और उच्चारण भी एलिफेंट, ए स्वर है, अ इ उ ए। एलिफेंट तो हो गया एन एलिफेंट, कोई दिक्कत नहीं है। एन एस ASS स्वर में लिखा भी गया है, उच्चारण भी स्वर से हो रहा है। एन ऑरेंज लिखा भी गया है स्वर में, और ऑरेंज उच्चारण भी स्वर से हो रहा है, तो एन ऑरेंज हो गया। एन अम्ब्रेला, देखिए एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का उच्चारण किससे हो रहा है? स्वर से, तो इसके पहले एन हो रहा है। और यही यू, अम्ब्रेला में यू है, तो इसके पहले एन लग रहा है, क्योंकि इसका उच्चारण अम्ब्रेला स्वर से हो रहा है। और यही यू यूनिवर्सिटी में जब आ रहा है तो उसके पहले ए हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी का उच्चारण व्यंजन से हो रहा है तो ए हो रहा है, और यहाँ अम्ब्रेला का उच्चारण स्वर से हो रहा है तो इसके पहले एन लग रहा है, जबकि दोनों यू से ही शुरू हो रहे हैं। अम्ब्रेला भी यू से, UMBR शुरू हो रहा है, और यूनिवर्सिटी में यू से ही शुरू हो रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी में उच्चारण व्यंजन से हो रहा है तो उसके पहले ए, और अम्ब्रेला में उच्चारण स्वर से हो रहा है, उस यू का यहाँ उच्चारण स्वर से हो रहा है तो उसके पहले एन, और उस यू का उच्चारण वहाँ व्यंजन से हो रहा है तो उसके पहले ए हो रहा है। तो एन अम्ब्रेला। एन इंक पॉट लिखा भी गया है स्वर में ही, और उच्चारण भी हो रहा है स्वर में ही, दोनों हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी शब्द तमाम उदाहरण हैं कि जो व्यंजन में लिखे गए हैं लेकिन उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है तो उसके पहले एन लगेगा। जैसे एन आवर,
एन आवर, HOUR, एच क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका उच्चारण किससे हो रहा है? एन, आ और आ, इसलिए उसके पहले एन हो गया। लेकिन यही एच अगर हार्स में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? ए हार्स, क्योंकि हार्स का उच्चारण व्यंजन से हो रहा है। एच ह व्यंजन है, और वही आवर में आ रहा है HOUR, तो यहाँ उसका उच्चारण आ से, स्वर से हो रहा है, तो एन आवर हो जा रहा है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका उच्चारण ऑनेस्ट स्वर से हो रहा है, तो उसके पहले एन ऑनेस्ट हो जा रहा है। एन ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे NMA, MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो यम व्यंजन है, लेकिन उसका उच्चारण M आ इ उ ए से हो रहा है, स्वर से, तो NMA हो जाएगा। ऐसे ही NLLB, यल व्यंजन है, लेकिन उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है? NLLB, ALLB नहीं होगा, NLLB। NSDO, यस व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण स्वर से हो रहा है, एस, तो NSDO हो जाएगा। इस प्रकार मेरे ख्याल से आप विधिवत समझ गए होंगे। ए और एन का उच्चारण पुनः एक बार बता दे रहा हूं, ठीक से जान लीजिए कि ऐसी संज्ञाएं जो काउंटेबल हों, गिनने योग्य हों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, विशेष परिस्थिति में आर्टिकल का प्रयोग होता है। काउंटेबल यानी गिने जाने योग्य नाउन के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो ऐसी संज्ञाएं, ऐसे काउंटेबल नाउन्स जिनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन स्वर यानी वावेल से हो, तो उसके पहले एन, और यदि उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। भले ही वो शब्द अंग्रेजी के वावेल या कॉन्सोनेंट, स्वर या व्यंजन किसी में लिखे गए हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब उनके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन से है। यदि उनका प्रोनाउंसिएशन स्वर से है तो उसके पहले एन, और यदि उनका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से है तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। यदि उनका प्रोनाउंसिएशन वावेल से है तो उसके पहले एन, और यदि उनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से है तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। भले ही वो शब्द अंग्रेजी के वावेल या कॉन्सोनेंट, स्वर या व्यंजन किसी में भी लिखे गए हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब उसके उच्चारण से है। उसका उच्चारण स्वर में होगा तो एन, व्यंजन में होगा तो ए। यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्वर से होगा उसके पहले आप एन लगाएंगे, और यदि उनका उच्चारण व्यंजन से होगा तो उसके पहले ए लगाएंगे। स्वर माने वावेल और व्यंजन माने कॉन्सोनेंट। अब मेरा ख्याल है कि आप विधिवत इसको समझ गए होंगे, निश्चित रूप से आप समझ लिए होंगे। मैंने पूरा आपको क्लियर कट बताने का प्रयास किया है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग बताऊंगा। धन्यवाद।